डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए एक जो हमारे ऋषि पाराशर के कुछ प्रथम भाव से संबंधित जो फर्स्ट हाउस होता है, जिसको असेंडेंट भी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ जो उन्होंने हमको सूत्र या नियम दिए हैं, उसके बारे में मैं आपको आज कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो जो व्यूअर्स हैं, जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि जो असेंडेंट है, वो असेंडेंट व्यक्ति के नेटिव के पूरे व्यक्तित्व के बारे में बताता है। अब जैसे आप जानते हैं कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में जो फर्स्ट भाव है, जब जातक का जन्म होता है, तो जो राशि ईस्टर्न होराइजन पे उदय होती है, वो उसकी लगन बनती है। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि सनराइज के टाइम का बर्थ है, तो सूर्य जिस राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उस टाइम वो लगन उसकी वही राशि होगी जहां से सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है। अब अगर हम शाम का बर्थ देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो सूर्य देव हैं, वो साथ में घर में आ जाएंगे। अगर दोपहर का बर्थ होगा, तो सूर्य देव 10 भाव से गोचर करेंगे। और मिडनाइट का अगर बर्थ है, तो सूर्यदेव चतुर्भाव से गोचर कर रहे होंगे। तो 147 ये राशियां केंद्र की कहलाती हैं। और इसमें जो 159 है, वो त्रिकोण की राशि कहलाती है। इनको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। और जो केंद्र की अंदर जो असेंडेंट है, जिसको लग्न कहा जाता है, वो चूंकि केंद्र में भी आता है और ट्राइन में भी आता है, तो वो सबसे ऑस्पिशियस हाउस कहलाता है। और वो नेटिव के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब मान लीजिए कि नेटिव के जातिक जातक के बारे में अगर हमको देखना है, तो सबसे पहले असेंडेंट को देखा जाता है कि असेंडेंट के अंदर कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं, या असेंडेंट लॉर्ड कहां पे प्लेस्ड है। अब सपोज करिए कि असेंडेंट लॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि 159 ट्राइन के हाउसेज हैं, 14710 केंद्र के हाउसेज हैं। अब यहां पे जो नेगेटिव हाउसेस कहलाते हैं, वो 6 8 12 है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। छठा को हम रोग रिपुरिन कहते हैं। 8th डीप ओशियन है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, इनहेरिटेंस का हाउस है, और उसको से भी नेगेटिव रिजल्ट उपलब्ध होते हैं। 12th हाउस व्यय स्थान है। तो ये 6 8 12 के स्थानों को कुंडली के नेगेटिव हाउसेस में कंसीडर किया जाता है। अब अगर लगन लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के अंदर विराजमान हो गए, तो नेटिव की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आ जाता है। वो नेगेटिव साइड में होता है। तो ऋषि पाराशर जी ने हमको सबसे पहले ये सूत्र दिया कि लगन लॉर्ड को देखिए कि वो कहाँ है। अगर वो लगन से छठे घर, अष्टम स्थान या 12वें स्थान में विराजमान है, तो उसकी पर्सनालिटी, उसकी हेल्थ पे, उसकी वेल्थ पे भी उसका इफेक्ट आता है। अब किसी भी कुंडली का एनालिसिस करने के लिए जो ऋषि पाराशर जी ने कुछ सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि किसी भी ग्रह के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी प्लेनेट के रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे कि विपरीत प्राप्त होंगे। वैसे आप लोग सब जानते हैं कि जो ग्रह होता है, वो अपने दशा अंतरदशा के अंदर ही अपने को रिजल्ट देता है। और जब वो ट्रांजिट से मैच हो जाता है, तो हमको कंफर्म रिजल्ट मिल जाते हैं। दशा अंतरदशा जो हम
ऋषि पाराशर जी ने विंशोत्तरी दशा दी है, जो कि 120 साल की टोटल होती है, उसमें जिस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, उसमें जो अंतरदशा और प्रति अंतर चल रहा है, उसके हिसाब से जातक को रिजल्ट मिलते हैं। अब ये हमको देखना है कि प्लेनेट के रिजल्ट कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ग्रह है उसका खुद का प्लेसमेंट कहाँ है। क्या वो अपनी एग्जॉल्टेड राशि के अंदर है सबसे पहले। अब सूर्य जैसे मेष राशि के अंदर 10 डिग्री तक डीप एग्जॉल्टेशन में है, मतलब उच्च के होते हैं, तो वहां पे सूर्य शक्तिशाली हो जाएंगे। तो प्लेनेट की राशि देखी जाती है कि वो किस राशि में विराजमान है, वो एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेट है। अब जो बिगनर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक्सॉल्टेशन आप याद कर लीजिए, और उससे जो 7वां घर है वो उसका डेबिलिटेशन साइन होगा। अब जैसे सूर्य का ही मैंने आपको बताया, तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं, तो उससे 7वीं राशि कौन सी हुई, तुला राशि, जिसको लिब्रा कहते हैं, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तो जब सूर्य शुक्रदेव की दूसरी राशि तुला राशि में होंगे तो वो डेबिलिटेट हो जाएंगे, वो नीच के हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हैं। अब वृष राशि से 7th हाउस देखें, 7th राशि, तो 7वीं राशि उनकी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि होती है। वहां पे चंद्रमा क्षीण हो जाएंगे, वो नीच के कहलाएंगे। तो इसी तरह जो 9 ग्रह हैं उनको हमको देखना चाहिए कि वो पोजीशन क्या है, एग्जॉल्टेशन में है कि डेबिलिटेशन में है। उसके बाद वो मूल त्रिकोण राशि में है कि नहीं है। जैसे शनि है, उनका तुला राशि में वो एग्जॉल्टेशन होते हैं। अब डेबिलिटेशन के लिए हमको कौन सी राशि देखनी होगी, तो उनसे 7वीं देखेंगे, तो जो मंगल देव की राशि मेष राशि है उसमें वो डेबिलिटेट हो जाते हैं। अब शनि देव की मूल त्रिकोण राशि, शनि देव 2 राशियों के स्वामी हैं, एक तो मकर राशि और एक कुंभ राशि। तो कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, जिसमें उनकी पावर, अगर वो अपनी मकर राशि या दूसरी स्वयं की राशि जो कुंभ राशि है, उन दोनों में से किसमें है, अगर वो कुंभ में है तो ज्यादा वो पावरफुल है, शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में हो जाएंगे। और अगर वो मकर राशि में, वो भी उनकी स्वक्षेत्रीय है, उनकी खुद की राशि है, लेकिन कुंभ राशि से अंदर शनिदेव ज्यादा बलवान होते हैं बनस्पत मकर राशि के। इसी तरह अगर हम बृहस्पति देव को देखें तो बृहस्पति देव की धनु राशि और मीन राशि है। तो मीन राशि भी उनकी स्वयं की है, धनु राशि भी स्वयं की है, लेकिन बृहस्पति देव धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, तो उसमें वो ज्यादा अच्छे परिणाम देखते हैं। तो पहली चीज, प्लेनेट एक्सॉल्टेड है कि डेबिलिटेड है। सेकंड चीज, मूल त्रिकोण राशि में है कि नहीं है। उसके बाद यह देखा जाता है कि वो अपने स्वयं की राशि में है कि नहीं है। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि राहु केतु के अलावा बाकी जो 7 प्लेनेट हैं, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दी हुई है, जबकि सभी अन्य ग्रहों को 2-2 राशि का स्वामित्व दिया हुआ है। तो मंगल देव को मेष राशि वृश्चिक राशि का है, शुक्र देव को वृष राशि और तुला राशि का स्वामित्व है। अब बुध देव हैं, उनको मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामित्व है, और कन्या राशि में ही उनकी बुध देव की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। अब सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं और चंद्रदेव कर्क राशि के स्वामी हैं। अब बृहस्पति देव को हम देखें तो वो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं, जबकि शनि देव जो हैं वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ ये भी कुंडली का, हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह
की पोजीशन क्या है, अगर वो अपने घर में बैठा है तो भी वो अच्छे रिजल्ट देता है। इसके बाद ये देखना चाहिए कि जो उनका कंजक्शन किसके साथ है, प्लेनेट किसके साथ बैठा हुआ है। अगर वो अपने मित्र के साथ बैठा है, ग्रह के साथ, तो अच्छे परिणाम देगा। अगर वो शत्रु प्लेनेट के साथ है तो वो उसी के अनुसार इनऑस्पिशियस रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि उस हाउस में जहां पे प्लेनेट बैठा हुए हैं उन पे बेनिफिक प्लेनेट्स की एस्पेक्ट आ रही है, दृष्टि पड़ रही है, कि मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है। अब जैसे जो बिगनर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस प्लेनेट शुक्रदेव और बृहस्पति देव है। अब जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक पक्ष बल में मजबूत होते हैं, तो वहां पे वो बेनिफिक के होते हैं, अन्यथा उनको मेलेफिक कहा जाता है। इसी प्रकार जो बुध देव है वो अगर मेलेफिक प्लेनेट के साथ बैठे हैं तो वो मेलेफिक प्लेनेट का जैसे हो जाते हैं, अगर वो शुभ प्लेनेट के साथ बैठे हैं तो वो शुभ हो जाते हैं। और सूर्य जो है, सूर्यदेव, उनको क्रूर ग्रह का दर्जा दिया हुआ है, जबकि शनिदेव, राहु केतु और जो मंगल है वो मेलेफिक प्लेनेट के अंदर उनको कंसीडर किया जाता है। तो आज ये हम देखना चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बता रहा था आपको कि जो ऋषि पाराशर जी ने हमको जो कुछ प्रथम भाव के सूत्र दिए हैं, तो फर्स्ट हाउस को असेंडेंट कहते हैं, लग्न भी कहा जाता है, जो हम D1 चार्ट में देखते हैं। अब अगर लगन लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर प्लेस्ड है तो वहां पे वो इनऑस्पिशियस रिजल्ट देंगे, लगन को डैमेज कर रहे हैं। यही लगन लॉर्ड अगर 159 ट्राइन के अंदर लगन में या 5th हाउस या 9th में बैठ गए तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अगर मेलेफिक प्लेनेट लगन में बैठे हैं तो जो पर्सनैलिटी होगी आदमी की अच्छी नहीं होगी। लेकिन वहीं पे अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, वीनस बैठ जाए तो नेटिव काफी, जातक काफी आकर्षक होगा। जुपिटर जो बेनिफिक प्लेनेट है वो बैठ जाएंगे, वो वहां पे अगर लगन में है तो वो नेटिव को काफी स्मार्ट बनाएंगे, वीनस भी बनाते हैं। तो शुभ ग्रह अगर लगन में है तो नाटक जो नेटिव है वो एक स्मार्ट और उसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी होगी। वहीं अगर जो मेलिफिक प्लेनेट बैठे हैं तो इसके विपरीत जो मिलने को, जो नेटिव की पर्सनैलिटी वगैरह के अंदर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब एक और चीज है कि अगर हम देखें कुंडली को ओवरऑल में, और अगर लगन लॉर्ड 6, 8, 12 के अंदर विराजमान है, 6th हाउस डिजीज का है, तो वहां पे वो रोग भी देंगे। लेकिन अगर केंद्र के अंदर ऑस्पिशियस प्लेनेट बैठ जाते हैं तो वो सभी डिजीजेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 159 या 14710 के अंदर अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो सभी प्रकार की डिजीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एक अच्छा सूत्र ऋषि पाराशर जी ने व्रत पाराशर होरा शास्त्र में दे रखा है। अब अगर जैसे हम जानते हैं कि 12th हाउस वह स्थान है, लगन लॉर्ड 12th में चले जाएंगे तो वो लगन की हानि करेंगे। तो 6th हाउस में आएंगे तो व्यक्ति अधिकांशतः बीमारी से जूझता रहेगा। 8th में चले जाएंगे तो वहां पे उसको मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा भी पूरे उसकी लाइफ में चलती रहेगी। तो लगन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है कुंडली का। वो व्यक्ति के जातक के पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसकी ओवरऑल पूरी लाइफ स्टाइल को वो बताता है। अब मित्रों, अगर जो हमारा असेंडेंट है इसके अंदर शुभ ग्रह जैसे लगन लॉर्ड भी वहीं पे बैठे हैं, बुध देव, बृहस्पति देव और वीनस, ये इनमें से ये सभी शुभ ग्रह कहलाते हैं। अगर ये वहां पे लगन के अंदर
या केंद्र में या ट्राइन के अंदर विराजमान है, तो जो नेटिव होगा वो लॉन्ग लाइव होगा, उसकी लॉन्गिविटी बढ़ जाती है, उसकी आयु इंक्रीज होगी। वो क्योंकि आयु की भी जो कैटेगरी होती है ना, वो अल्प आयु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु में आती है। तो वो जब लॉन्गिविटी बढ़ रही है मतलब वो पूर्ण आयु की तरफ जा रहा है। नेटिव इंटेलिजेंट भी होगा, वेल्दी भी होगा, धनवान भी होगा। तो असेंडेंट एक हमारी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसके अंदर अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो वहां पे रिलेटिव को अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो राशियां हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर एज पर मूवेबिलिटी, फिक्स्ड और ड्यूअल में कैटेगरी में 3 में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चर राशियां, मूवेबल साइन। तो 1, 4, 7 और जो 10 नंबर की राशि है वो चर राशि कहलाती है। 1 नंबर मेष, 4 नंबर कर्क, 7 नंबर की तुला राशि और 10 नंबर की मकर राशि। जो ज्योतिष सीख रहे हैं या बिगनर्स हैं वो ये नोट कर लें कि जो राशियों को सीक्वेंस के क्रम में याद रखना जरूरी है। तो 1, 4, 7, 10 चर राशि हुई। उसके बाद आती है फिक्स राशि, स्थिर राशियां। तो 2 नंबर राशि जिसको वृष राशि कहते हैं, 5 नंबर राशि सिंह राशि, 8 नंबर वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि और 11 नंबर कुंभ राशि। ये स्थिर राशियां कहलाती है, फिक्स साइन। इसके बाद आता है ड्वेल साइन, जो तीसरी कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी होती है इनकी। वैसे तो राशियों को और भी अलग अलग अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व में विभाजित किया गया, लेकिन अभी हम इनकी मूवमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो जो ड्वेल साइन के अंदर राशि आती हैं, 3 नंबर राशि जो जेमिनी है, 6 नंबर राशि जो विर्गो कन्या राशि है, 9 नंबर की राशि धनु राशि है और जो 12 नंबर की राशि जिसको मीन राशि कहते हैं वो ड्वेल साइन के अंदर आती है। तो जब लगन लॉर्ड, अब सपोज कीजिए कि लगन लॉर्ड मिथुन राशि के अंदर हम देखें तो मिथुन राशि कौन सी होगी? ड्वेल साइन की है। अब अगर लगन एरिस की, मेष राशि की है, तो वो लगन में 1 नंबर लिखा है तो वो मेष राशि की हुई, तो वो मूवेबल साइन की या चर राशि मानी जाती है। और शुभ ग्रहों का दृष्टि आ रही है, बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जो नेटिव होगा उसकी पर्सनैलिटी बढ़िया होगी, उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, उसको गुड फेम मिलेगा, फेमस होगा वो, और वेल्दी होगा। उसको एबंडेंट चीज के अंदर जैसे जो प्लेजर है वो भी काफी मात्रा में प्राप्त होगा, फिजिकल कंफर्ट्स उसको अच्छी मिलेंगी। तो आपने देखा कि अब तक जो भी मैंने आपको बताया, तो अगर लगन शुभ ग्रह से कनेक्टेड है या उसकी दृष्टि आ रही है तो नेटिव को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं अगर अशुभ ग्रह मेलेफिक प्लेनेट से कनेक्ट है, उसकी दृष्टि है, या 6, 8, 12 से कनेक्ट है, तो इनऑस्पिशियस रिजल्ट मिलते हैं। अब अगर लगन में जो ऋषि पाराशर जी ने एक और सूत्र दिया है कि फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा या बुध ग्रह या जुपिटर या वीनस, ये चारों शुभ ग्रह हैं, या 1, 4, 7, 10 मतलब केंद्र, या चंद्रमा और बुध साथ में है, या चंद्रमा और शुक्र साथ में है, या चंद्रमा और बृहस्पति का योग बन रहा है, तो भी नेटिव को लॉन्गिविटी मिलती है, लंबी आयु प्राप्त करता है, वेल्दी होगा और गवर्नमेंट से उसको फेवर मिलेगा। जो भी उसकी हायर ऑथोरिटीज है उनका वो प्रिय होगा, उनका वो ब्लू आइड पर्सन भी अपन कह सकते हैं वो होगा।
तो ये बता रहा है कि सूत्र की लगन पे शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट, शुभ ग्रहों से कनेक्शन, शुभ ग्रहों की दृष्टि, या केंद्र के अंदर या ट्राइन में शुभ ग्रह होना, शुभ ग्रह का कंजक्शन, तो नेटिव को अपने जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब लगन या मून, चंद्रदेव, वो शुभ ग्रह से एक्सपेक्टेड है या कंजक्ट है, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके विपरीत अगर लग्न और चंद्रमा मैलेफिक प्लेनेट, अशुभ ग्रह से संबंध रख रहे हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है और किसी भी बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा, तो नेटिव की हेल्थ डाउन रहेगी, उसकी वीक पर्सनैलिटी हो जाएगी, उसको कंफर्ट नहीं मिलेगा, वहां पे उसको विपरीत परिणाम, इनऑस्पिशियस रिजल्ट मिलते हैं। अब ऋषि पाराशर जी ने एक और सूत्र दिया हुआ है कि हम ये सब चीजें जो फर्स्ट हाउस जिसको लगन कह रहे हैं उससे देख रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को जहां पे मून, चंद्रदेव जिस हाउस में, जिस राशि में विराजमान है, उसको लगन बना के भी हमको इसका एनालिसिस हॉरोस्कोप करना चाहिए। और इन दोनों से एनालिसिस के पश्चात ही नेटिव के किसी प्रेडिक्शन की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। तो आशा है कि आज जो मैंने आपको प्रथम भाव से संबंधित और कुछ ग्रहों के किस तरह हॉरोस्कोप को देखते हैं उसके बारे में जो जानकारी दी, उससे आपको लाभ होगा। अगर आपको ये जो मैंने आज आपको मतलब जो जानकारी उपलब्ध कराई है, जो ऋषि पाराशर जी ने, ये व्रत पाराशर होरा शास्त्र में है, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी अगर है तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। इसके आगे मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें सभी 12 भावों के बारे में किस प्रकार के नेटिव को परिणाम अपेक्षित होंगे और कब मिलेंगे, किस टाइप के प्लेनेट के कनेक्शन से मिलेंगे, वो बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।